हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम क्लासेस में। जो भी नए बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग जेक बोर्ड की तैयारी करवाते हैं। तो जो भी बच्चे अगर क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है फर्स्ट टर्म का, जो MCQ बेस्ड होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फिजिक्स की वीडियो मिलेगी। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को आपकी मैथ्स की वीडियोस मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th की फर्स्ट क्लास है फिजिक्स की। जो हमने को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं याद दिला दूं कि अब जब लोग लोअर क्लासेस में थे, जब टीचर्स आपके क्लास में हुआ नहीं करते थे, टीचर्स बाहर जाते थे और आपको फ्री टाइम मिल जाता, आप लोग एक एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी करते थे। याद करो आप लोग कि पेन लेते थे, पेन को इस तरह से आप लोग ऐसे बालों में रगड़ते थे और फिर वो पेपर को खींच लेता अपनी तरफ में। तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? तो ये जैसे ही आप इसको रब करते हो तो ये पेन क्या होता है, चार्ज हो जाता था और ये दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लेता था। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या? वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सके। जैसे आपने क्या किया था, इस पेन की मदद से इस पेपर्स को, अपने पेपर का जो पीसेस है इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लिया था। ये पेन ऐसा खींच लिया था, मतलब ये पेन के पास कुछ चार्ज है जो इस दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगाया था। कैसा फोर्स लगाया था? अपनी तरफ में खींचने का फोर्स लगाया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? वैसा चीज जो दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सके। कौन सा फोर्स लगा सके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप लोग जानते हो यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको आप कैपिटल C से डिनोट करते हो। नेक्स्ट, अगर टाइप्स की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरह का होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरह का होता है। पहला क्या है? पहला है पॉजिटिव, या जिसे आप धनात्मक चार्ज भी कहते हो। दूसरा है नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक चार्ज। अगर दो चार्जेस आपस में होता है तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा? या तो रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। तो कौन कौन सा चार्ज कब रिपल करेगा और कब अट्रैक्ट करेगा? देखो, अगर लाइक चार्ज हुआ तो एक दूसरे को रिपल करेगा। लाइक चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी अगर पॉजिटिव है तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपल करेगा, मतलब अपने से दूर भगा देगा। आप ऐसा सोचो कि आपने एक चार्ज रखा था जो पॉजिटिव था, अब एक दूसरा चार्ज इसके पास लेकर के आओ तो ये चार्ज क्या होगा? इससे दूर चला जाएगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। नेक्स्ट है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब अगर आपका एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव हो जाए, देन क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ में खींच लेगा। तो ये कैसा फोर्स हुआ? ये फोर्स हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। दो अट्रैक्टिव फोर्स। तो दो लाइक चार्ज यानी सेम सेम काइंड का, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर चला जाएगा, विकर्षण होगा। अगर दो अनलाइक चार्जेस है यानी दो अलग अलग चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो एक चार्ज दूसरे को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की। मैं पहले इसको रब कर देता हूं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये क्यू क्या है? क्यू ही आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगर हम लोग यहाँ से क्यू डिराइव करें तो क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी होगा। अगर हम लोग इस चार्ज का डायमेंशन निकालें, आप लोग क्लास 11th में डायमेंशन निकालना सीखे होंगे, तो करंट का डायमेंशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और टाइम का डायमेंशन को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन क्या बन गया मेरा? आई इंटू टी। आई का पावर 1 और टी का पावर 1। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी नया अगर अपडेट्स आता है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर मुझे करवाना होगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो आपको याद कर लेनी चाहिए इस चैप्टर को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटोन। हम लोग जानते हैं कोई भी एटम वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। क्या क्या? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये कहाँ पर होता है? ये आपके एटम के सेंटर में होता है।
और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, बाहर में रोटेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं इस तरह से। ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही जिसका मास बहुत ही कम होता है, चार्ज भी बहुत कम होता है। तो आपको इसका मास और चार्ज को याद कर लेना चाहिए। सबसे पहला मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास का बात करें तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg होता है। इतना ही मास ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का भी होता है, 1.67 10⁻⁻27 kg। अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का होता है और इसका मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। नेक्स्ट, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करें चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। फिर से मैं बता दूं, एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अंदर में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है और वो कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। चार्ज की बात करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है और वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर लो चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज को और अच्छे से समझने के लिए उसका प्रॉपर्टीज़ को समझना ज़रूरी है। तो पहला प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन होना। क्वांटाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज ई। ठीक है, अब समझो इसको। तो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में वो मैटर के बने हुए हैं। मैटर यानी पार्टिकल, पार्टिकल यानी एटम, एटम यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ये पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है विथ पॉजिटिव साइन, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अपने को मिला है चार्ज पार्टिकल, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। इससे कोई भी छोटा पार्टिकल अब तक नेचर में नहीं पाया गया है। यानी अगर कोई ऐसा पार्टिकल हो, कोई ऐसा एक एटम हो जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें कितना चार्ज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻⁻19, दो पे कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर वैसा मान लो 3 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हो तो 3 इंटू इतना, 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना तो 4 इंटू इतना, 5 इलेक्ट्रॉन से तो 5 इंटू इतना। कहने का मतलब है कि जितना सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर नेट चार्ज कितना होगा, इतना मल्टीप्लाई बाई उतना एटम्स, जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उस एटम के अंदर में। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 मल्टीप्लाई बाई दिस, अगर 50 है तो 50 इंटू दिस। मतलब बट कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो सकता है कि इसका जो मतलब आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 5, या तो 10, मतलब नंबर्स पे होगा, फ्रैक्शन पे या डेसिमल पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो नेट चार्ज जो होगा इसके साथ आपको कोई इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई करना है। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं कोई कैसा मैटर के बारे में जिसके अंदर में कितना है 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेट चार्ज उस पर कितना हो जाएगा, नेट चार्ज होगा 100 और मल्टीप्लाई बाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, एक पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये टोटल बन जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। ये जब भी बनेगा इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा टोटल चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 1 मल्टीप्लाई होगा, या तो 2 या 4 या 7 या 10 करोड़ 10 लाख, जितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, बट इवन इंटीग्रल नंबर ही होना, इंटीजर नंबर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कभी भी। वही लिखा हुआ है, द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज प्लस माइनस एन। एन माने क्या होगा, नंबर, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ये सब। ई बने चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है,
और हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कोई बोले क्या ये चार्ज पॉसिबल है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो आप बोलोगे नहीं ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मिनिमम तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर हुआ तो इतना चार्ज होगा 1.6, तो 1 तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कोई बोले क्या ये चार्ज पॉसिबल है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल। आप ध्यान से देखो, इस नंबर के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई पूछे क्या ये चार्ज पॉसिबल है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या 1.6 का ये मल्टीपल है, मतलब क्या 1.6 के टेबल में ये नंबर आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी एटम के अंदर में या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का कंजर्व होना, मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो फिक्स होगा। क्या लिखा हुआ है? द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डेस्ट्रॉय नेट चार्ज। नेट चार्ज को आप कम भी नहीं कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मैं ये वाला पार्ट को इरेज कर देता हूँ, आप लोग क्या करो क्लास के साथ साथ में इसको नोट करना स्टार्ट कर दो। मान लेते एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर में 10 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब एक और सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर मान लो 3 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है। ये दो अलग अलग सिस्टम, ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है। मैंने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करूंगा, तो देखो क्या होता है। सबसे पहला इस पे नेट चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा प्रोटॉन के वजह से। मान लेते एक प्रोटॉन पे 1 चार्ज है तो 10 प्रोटॉन पे 10 चार्ज होगा, मतलब यहाँ पर +10 चार्ज होगा प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक पे मान लेते हैं -1 चार्ज है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -6 चार्ज होगा। वैसे 3 प्रोटॉन पे मान लो +3 चार्ज है और 3 इलेक्ट्रॉन पे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन पे मान लो -4 चार्ज है, 4 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर 10 - 6 तो 4, और यहाँ पर 3 - 4 मतलब -1, और दोनों को ऐड कर दो, इस पूरे सिस्टम का चार्ज आपको पता चल जाएगा 4 और -1 तो बनेगा 3। कहने का मतलब है कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 मिला करके टोटल चार्ज था 3। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं। देन क्या होगा, देखो सिस्टम 1 पे प्रोटॉन्स तो 10 ही रहेगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो 10 प्रोटॉन रहेगा। जबकि 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 अगर उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका 4 इलेक्ट्रॉन। और इस सिस्टम पे क्या चेंज आएगा, ये सिस्टम 2 पे चेंज आएगा। 3 प्रोटॉन था, प्रोटॉन इंक्रीज नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन 4 था और अभी 2 यहाँ से मिलेगा, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अभी नेट चार्ज चेक करते हैं। इस प्रोटॉन की वजह से +10 चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से -4 होगा, इसके वजह से +3 और इसके वजह से -6। अब ऐड करिए 10 - 4 ये 6 बनेगा और 3 - 6 ये बनेगा -3। अब दोनों को आप ऐड करो 6 और -3, देखो 3 बचा है। कहने का मतलब है पहले जितना चार्ज था पूरे सिस्टम को मिला करके नेट चार्ज में टोटल चार्ज, तो पहले टोटल चार्ज 3 था, अभी भी टोटल चार्ज 3 है। इवन आपने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को ना तो डिस्ट्रॉय कर पाओगे, ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन पे ही तो चार्ज होता है, तो चार्ज भी आप ना तो क्रिएट कर पाओगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाओगे। चार्ज को डिस्ट्रॉय या क्रिएट करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, तो चार्ज को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता है। मतलब एक सिस्टम के अंदर में जितना चार्ज पहले था, आप कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर भी अगर आप देते हो तो नेट चार्ज उतना ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव मतलब ऐड करना। टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आप क्या करोगे, सारे चार्ज को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मान लेते एक सिस्टम, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के
ये आर्म, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी। वर्टेक्स ए पे मान लो 2 कूलम चार्ज है, वर्टेक्स बी पे मान लेते हैं 3 कूलम चार्ज है, वर्टेक्स सी पे -5 कूलम चार्ज है और वर्टेक्स डी पे मान लेते हैं कि +3 कूलम चार्ज है। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो, नेट चार्ज मेरे को जानना होगा इस पूरे सिस्टम का, तो मैं क्या करूँगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू ये सारे चार्ज को ऐड कर दूंगा, ये +2 +3, +2 कूलम +3 कूलम, ये -5 कूलम और ये बनेगा +3 कूलम। तो 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 - 5 0 और 0 + 3 3, तो ये टोटल बन गया 3 कूलम। ठीक है, तो यह है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज अगर आपको ऐड करना हो, टोटल चार्ज जानना हो, तो सारे चार्ज को ऐड कर दीजिए विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको पॉजिटिव करोगे, लिखोगे, अगर नेगेटिव होगा तो उसको माइनस कर देना, सबको ऐड कर देना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। चार्ज को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चार्ज और मास का कंपेयर देख लेते हैं कि चार्ज और मास में क्या अंतर है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा। बट मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या टॉप पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, और दूसरा कोई भी चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बट ऐसा मास में नहीं होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज नहीं हो सकता है, कितना भी अमाउंट का मास पॉसिबल हो सकता है दुनिया में। नेक्स्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल चार्ज कहाँ से आता है, चार्ज या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खुद का मास भी तो होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसका चार्ज है बट मास नहीं है, मास 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से आता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा कुछ ना कुछ मास हमेशा होता है। ओके, नेक्स्ट, बट मास के केस में वैसा नहीं है, मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई टोटल चार्ज तो 0 है लेकिन उसका मास होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो 100 प्रोटॉन्स और 100 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो 100 प्रोटॉन के वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज बनेगा, 100 इलेक्ट्रॉन के वजह से नेगेटिव चार्ज उतना ही बनेगा, और ये दोनों एक दूसरे को खत्म करेगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। फिर से समझाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट के पास मान लो 100 प्रोटॉन्स और 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 100 प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज बनेगा और इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज बनेगा, और सिंस दोनों का नंबर बराबर बराबर है तो जितना पॉजिटिव बनेगा उतना ही नेगेटिव बनेगा और टोटल चार्ज हो जाएगा 0। लेकिन मास का बात करें, प्रोटॉन की वजह से कुछ तो मास होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ मास होगा, और मास तो नेगेटिव नहीं होता है, मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर होगा और ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, और आप ऐड करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब चार्ज तो 0 हो गया लेकिन मास 0 नहीं होगा, हमेशा मास कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चार्जेस कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दो अलग अलग चार्ज लिया जाए तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, लाइक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स, और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब दो चार्ज अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जबकि दोनों अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपल करेगा। जबकि दो अलग अलग मास के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m1 है और ये एक और ऑब्जेक्ट जिसका मास मान लो m2 है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचेगा, अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। ये किस फोर्स, इसका फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स का नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपल कर सकता है। जबकि अगर दो मास हुआ, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मास की वजह से फोर्स लग रहा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। चार्ज के बीच में दो चार्ज एक दूसरे को खींच भी सकता है, रिपल भी कर सकता है, जबकि दो मास के बीच में जब फोर्स लगेगा तो वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मान लो 5 कूलम चार्ज है
और इस ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ भी रेस्ट पे, रेस्ट मतलब वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो इसका वैल्यू है 5 कूलम। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बहुत तेज लेके जाओ, बहुत स्पीड वेलोसिटी से लेकर के जाओ, मान लो आप इस ऑब्जेक्ट को लेकर के जा रहे हो, बस में डाल दिए, अब बस मान लो आपका जा रहा 100 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, तो भी इसके पास चार्ज कितना होगा, 5 कूलम ही होगा। मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को जितना भी वेलोसिटी से लेकर जाना है, इसका चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है। जी हाँ, मास का वैल्यू चेंज हो सकता है अगर आप उसका वेलोसिटी चेंज कर दिया है, तो उसका वैल्यू होता है m इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से लेके जा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का मास का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्या रिलेशन है, क्या अगर मेरे को निकालना होगा, क्या फॉर्मूला होगा, m इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये सब क्या वैल्यूज़ है, v मने है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, v मने वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, c मने क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड। इस लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड से लेके जाते हो, बहुत स्पीड से, तो उसका मास चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 100 किलोग्राम। ये कब मास है 100 किलोग्राम, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। रुका हुआ मास मतलब रेस्ट मास, इसको हम लोग एम नॉट से डिनोट करते हैं। तो एम नॉट का वैल्यू कितना है, 100 kg। अब इस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप लेके जा रहे हो बहुत स्पीड से। कितना स्पीड से, मान लेते हैं वो जब स्पीड है, वो स्पीड फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 लाख मीटर, सॉरी 1 लाख मीटर 1 सेकेंड में। आप समझ रहे हो, 1 सेकेंड हुआ मतलब 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख मीटर चला गया, यानी 100 किलोमीटर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 100 किलोमीटर, इतना फास्ट जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट। तो इसका मास पे क्या चेंज आएगा, हम लोग अगर इसका मास निकालते हैं, m इक्वल्स टू एम नॉट, एम नॉट मैंने क्या, रेस्ट मास। रेस्ट मास कितना था, 100 किलोग्राम था, डिवाइडेड 1 माइनस वी स्क्वायर। वी मैंने कितना, वी मैंने 10 टू द पावर 5, और नीचे सी स्क्वायर। सी मतलब कितना, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हो जाएगा वैल्यू उसका। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 100 अपॉन रूट ओवर, ये 50 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा। सो 1 माइनस 1 बाई 3 और 3 0 मतलब 3000। तो 3000 से अगर आप मान लो डिवाइड करते हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई, सॉरी में, हाँ 3000 माइनस 1 मतलब रूट ओवर 2999 अपॉन 3000। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई, ये जो नंबर होगा 2999 बाई 3000, ये काफ़ी छोटा सा वैल्यू होगा, मतलब 1 से काफ़ी छोटा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते इसका वैल्यू आएगा 0.999, ये फॉर एग्जांपल इट्स वैल्यू आएगा। अब इसका आप रूट निकालोगे तो ऑलमोस्ट वो बहुत छोटा वैल्यू आएगा, मतलब 1 के आसपास ही नंबर आएगा। नाउ 100 डिवाइडेड बाई रूट 999 का वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.9 मान लेता है। तब 100 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा बढ़ जाएगा 100 से, और ये वैल्यू मान लो 100.5 किलोग्राम। तो आप देख सकते हो कि पहले उसका वेलोसिटी, उसका मास कितना था, 100 किलोग्राम था, लेकिन अभी उसका मास कितना हो गया, 100.5 किलोग्राम हो गया। लेकिन ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप लेके गए थे, वो वेलोसिटी कितना है, वो वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, जो अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इतना वेलोसिटी से आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं ले जा सकते हो, मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतना स्पीड लेके जाना। अगर आप इतना वेलोसिटी से लेके जाओगे तो मास में थोड़ा सा चेंज आएगा, बहुत ही लिटिल चेंज आएगा, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, इतना चेंज आएगा। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा तो मेरे को ये वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू, ये वी स्क्वायर का वैल्यू को। वी स्क्वायर अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, कितना वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली आप इस नंबर के आसपास अगर आप लेके आते हो तो फिर ये नेट वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सिंस नेट वी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड करना वो बहुत ही मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल बात है। मतलब लाइट का स्पीड में, मतलब लाइट का स्पीड कितना होता है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। आपने 1 सेकंड गिना, टिक टिक, और लाइट कहाँ चला जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। तो अगर हम लोग इतना वेलोसिटी से, इतना ज़्यादा वेलोसिटी तक हम लोग लेके जाते हैं तो मास अपने को इंक्रीज दिखाई देगा, अदरवाइज मास अपने को दिखाई नहीं देगा। हम लोग जैसे बस में जाते हैं, बस का वेलोसिटी कितना होता है, 100 मीटर पर सेकंड के आसपास ही होता है। मैंने यहाँ पे वैल्यू काफ़ी बड़ा लिया हुआ था तो जाके ये रिजल्ट आया। अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो 100,
तो ये 2 जीरो ही कैंसिल कर पाएगा, मतलब यहाँ पे कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा 6। तो 1/10⁶, 1/10⁶, बहुत ही छोटा 0.000 करके वैल्यू आएगा, और आप उसको 1 से माइनस करो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इंक्रीज मास होगा वो कितना होगा, इस तरह से नंबर आएगा 0.00004 ग्राम। तो अगर इतना ग्राम किसी का वैल्यू बढ़ता है, इसका इतना मास अगर किसी का बढ़ जाता है तो अपने को पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत अभी आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर वो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस मतलब ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, या फिर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स ज़्यादा होगा, या डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कमेगा। क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, सब न्यूमेरिक जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, वीडियो को पॉज करोगे आप लोग, एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बने तो फिर आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो। आगे देखो, अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक एटम है मान लो, इसके अंदर में प्रोटॉन्स अंदर में होगा, न्यूट्रॉन्स भी अंदर में होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर रिवॉल्व कर रहा होगा ना। आप अगर इसका चार्ज को बाहर निकालते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हो। या अगर आप मान लो इस पर इसको चार्ज करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको चार्ज करना है तो आपको आइदर इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो फिर क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा और वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अगर आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लेते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, यानी प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन तो ऑप्शन में नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी चार्ज करने का बात होता है तो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म पे ही बात किया जाता है। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन पहले से होगा वो कुछ इलेक्ट्रॉन आपको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, 1 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज, दिस इज ई, ऑफ चार्ज ऑन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। क्वेश्चन, वीडियो का पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, नहीं बना तो सॉल्यूशन देखिए। देखो, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना हो सकता है मिनिमम, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है या प्रोटॉन के वजह से होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा अमाउंट है चार्ज का, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। कहने का मतलब है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज कितना पॉसिबल है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेस। हम लोग जानते हैं 2 तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये क्या चीज़ है, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, ये बस वैल्यू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग है, या बोल सकते पोलैरिटी अलग अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी ऑफ चार्जेस है, ये अलग अलग होता है, मतलब चार्ज के पास 2 पोलैरिटी हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, थियोरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज पॉजिटिवली आप चार्ज कर लेते हो तो फिर आप क्या करते हो, असल में उसका क्या चेंज होता है ना, इंक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ, उसका मास पे चेंज होगा, इंक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9 इंटू 11 10⁻³ kg, या डिक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9.11 10⁻³ kg, रिमेन्स द सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, नहीं बने तो सोल्यूशन देखो। देखो, अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो घट जाएगा, साथ में वो मास भी तो लेके बाहर निकलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो इसके अंदर में 100 इलेक्ट्रॉन्स था और 100 प्रोटॉन्स था, तो टोटल चार्ज कितना था, 0 था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो इक्वल होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर 0 चार्ज था। आपने क्या किया, यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो नेट चार्ज ये तो 100 ही रहेगा, और जबकि ये यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन से 20 चला गया तो बचेगा कितना, 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो 100 माइनस 80 तो +20 चार्ज हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे
तो इलेक्ट्रॉन अपना मास भी तो लेके बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इतना कम हो जाएगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये सारा क्वेश्चंस आ गया था एमसीक्यू क्वेश्चंस लेक्चर देखने के बाद, देन आपने लेक्चर को अच्छे से समझा है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो आप सबसे पहले ये करो कि लेक्चर को वापस से रिपीट करो, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा चार्ज के बारे में हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, वो अपना नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।